हैं क्राइम न्यूज के साथ। मैं हूं अनुपम। बड़ी खबर की बात करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। गोली मारी है। मोहनलालगंज के पेट्रोल पंप का मैनेजर था। बड़ी खबर इस वक्त की। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। मोहनलालगंज पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला है। राजधानी लखनऊ में गोली मारी गई है। पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या की गई है। लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर। पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या की गई है। राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई राजधानी लखनऊ के अंदर। मोहनलालगंज का यह पूरा मामला। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर नरसीना चौकी के चंदियाना गांव में एक व्यापारी का शव आम के बाग में मिला है। परिजन हत्या की बात कह रहे हैं। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी पिछले लंबे समय से आम का व्यापार कर रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कि पैसे वैसे के पीछे इनकी जेब में पैसे हों, उसके ऊपर यह हत्या की गई। बिजनेस में ऐसा आदमी थे, इनके पास हर वक्त 50-40 हज़ार रुपए तो जेब में हर वक्त पड़े रहते थे। बाग भी फसल भी नहीं पई है जिसमें आप खड़े हैं। और भी आगे बाग है, उधर भी बाग है। बागों का काम है इनका, हर वक्त पैसे जेब में रहना। तो व्यापारी का शव मिला है। आपको बता दें कि आम के बाग में यह शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। व्यापारी का शव मिलने के बाद अब क्या अपडेट इस पूरे मामले में? प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी अनुपम, देखिए फिलहाल जो है सारी चीजें सुचारू रूप से चालू है और किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। प्रशांत हमारे संवाददाता बुलंदशहर से इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। इधर लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पर एक महिला का गला कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि महिला शौच के लिए निकली थी। मामला निगासन कोतवाली इलाके का है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला का पति गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगा रहा है। तो खेत में महिला का शव मिला है। लखीमपुर खीरी की यह खबर है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहाँ से दूसरा वाला लड़का जो हमारे साथ में रोज आया करता था, क्या नाम उसका? नीरज, उसका नाम है नीरज। वो आया था, मार के सीधे हमारे उधर अपने घर चला गया। वहाँ से फिर हमारे घर आया। और बातचीत करने के लिए मनोज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या अपडेट इस पूरी खबर में निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, ये निगासन कोतवाली का मामला है। वहाँ पे एक महिला का देर रात अपने घर से शौच के लिए निकली थी, जिसका गन्ने के खेत में शव मिला था। परिजनों ने हालांकि गांव के युवक पे आरोप लगाया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने युवक को अपने पूछताछ के लिए हिरासत में ले रखा है। पुलिस हर एंगल पे इसकी जांच कर रही है। पुलिस कहना है कि सभी तथ्यों पर जांच करने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों से आपने बात की होगी। महिला के बारे में क्या जानकारियां दे पा रहे हैं? पुलिस के लोगों का कहना है कि परिजनों का और गांव के लोगों का कहना था, पहले महिला अपने घर से शौच के लिए खेत पे गई थी। देर रात जब परिजनों ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, जब वो नहीं मिली तो खेत में उसको शव को मिला। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आने के बाद मौके पर छानबीन कर रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों पर हर एंगल पे जांच की जाएगी। जैसा भी तो जो भी सामने आएगा, जो भी दोषी आएगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में पुलिस ने चर्चित रामशरण हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक रामशरण की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी गुड्डी ने अपने प्रेमियों से कराई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए रामशरण की पत्नी गुड्डी और उसके दोनों प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना सिदौली के सुहेली गांव का है, जहां 1 मई को खेत में रामशरण का शव मिला था। थाना सिंदौली पर मृतक रामशरण की हत्या के संबंध में उसके भाई द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
इसके अनावरण के लिए टीमें लगाई गई थी। इसके अनावरण के क्रम में आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक धीरज है, एक अरुण है और एक मृतक की पत्नी है गुड्डी। पूछताछ में इन्होंने ये बताया है कि जो धीरज और अरुण थे उसके अवैध संबंध उसकी पत्नी से हो गए थे और इन्हीं दोनों लोगों ने उसको योजना बनाकर और जहाँ घटनास्थल है वहाँ पर बुलाकर उसके बाद उसकी हत्या कर दी। अभियुक्तों द्वारा घटना का इकबाल किया गया। जो आला कत्ल है, जो फंटी है जिससे पीट कर हत्या की गई थी, वो भी बरामद कर ली गई है। से खबर है जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो के बाहर है जी, तो जैसे मैंने गेट खोला उसने बाहर कर दिया पिताजी की खोपड़ी को। मम्मी चिल्लाई, मेरे को बुलाया कि रवि बाहर आया, उसने कुछ कर दिया, क्या कर दिया। मैं भाग कर आया तो पिताजी को बचाया, वरना ही पिताजी की भी जान। और बातचीत करने के लिए नितिन हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। नितिन, फिलहाल घायलों की हालत कैसी है और किस बात को लेकर रंजिश थी कि मामला इतना बढ़ गया? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये थाना कोतवाली के जो कृष्णनगर चौकी है उसके नवनीत नगर का मामला है और ये पुरानी रंजिश को मामला लेकर ये घटना घटी है। बताया जा रहा है कि जो घायल हैं सियाराम, इनका अपने पड़ोसी से विवाद चल रहा था, देरी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें पहले पुलिस ने और संभ्रांत लोगों ने जो राजीनामा करा दिया था। लेकिन उसके बाद आज एकदम से जो दूसरी पार्टी है वो हमलावर हुई और घर से निकलने के साथ ही उन पर जो धारदार हथियार थे उनसे हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल खतरे से इनकी स्थिति जो है वो बाहर है, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नितिन गौतम हमारे साथ जुड़े हुए थे। फर्रुखाबाद में चुनावी रंजिश में मारपीट हो गई है। दबंगों पर नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थकों को पीटने का आरोप लगा है। मारपीट से 7 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना कमालगंज क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। फर्रुखाबाद की चुनावी रंजिश में आपस में मारपीट हुई। इधर हाथरस से खबर है जहां पर 2 गुटों में मारपीट हुई है। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं। महिलाओं के साथ वहां पर मारपीट की गई है। नगला सुक्खा में यह मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। पीड़ितों ने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो हाथरस से खबर जहां पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। पंचायत चुनाव में जीत के बाद जुलूस पर पाबंदी के बावजूद भी कई जगह जश्न जीत का मनाया जा रहा है। ताजी तस्वीरें सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन के गांव अमहदपुर के हैं, जहां पर जमकर जश्न मनाया गया है। इतना ही नहीं, अवैध हथियारों से फायरिंग करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर से खबर, फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। चुनावी जीत की खुशी में वहां पर फायरिंग की गई है। युवक ने अवैध हथियार से फायरिंग की है। प्रधानी का चुनाव जीतने की खुशी में वहां पर फायरिंग की गई। प्रत्याशी का परिजन बताया जा रहा है आरोपी। नगला शेखू का बताया जा रहा है ये वीडियो। युवक ने अवैध हथियार से वहां पर फायरिंग की है। प्रधानी का चुनाव जीतने की खुशी में वहां पर यह फायरिंग की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बुलंदशहर से, जहां पर फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा रेड सर्किल जो है वो हमने यहां पर सर्किल किया हुआ है, जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये युवक जो है वहां पर फायरिंग कर रहा है। चुनावी जीत की खुशी में यहां पर यह फायरिंग की गई है। युवक ने अवैध हथियार से फायरिंग की है। ये सर्किल के अंदर इस युवक को आप देख सकते हैं। तो युवक ने अवैध हथियार से यहां पर फायरिंग की है। पूरे देश में कोरोना का कहर बरपा हुआ है। संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कोरोना के कहर को रोकने के लिए लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकहित में लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं, साथ ही सरकार लॉकडाउन में खास इंतजाम भी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के मामले को भी संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिया है
कि किसी भी मरीज को इलाज से न रोका जाए और आईडी प्रूफ न होने पर भी उनका इलाज किया जाए। अस्पताल मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते हैं और हर मरीज को जरूरी दवाएं और इलाज दिया जाए। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि लॉकडाउन का असर तभी होगा जब लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें। हालांकि लॉकडाउन को लेकर अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया है। विचार से लॉकडाउन की अभी आवश्यकता है और यदि कुछ दिनों तक लॉकडाउन लगा दिया जाए तो बीमारी को रोकने में सहायता मिलेगी, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन से ही सारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। लॉकडाउन के साथ साथ जो लोग घरों पे रहेंगे लॉकडाउन के पीरियड में, उन्हें अपने घरों पे भी उन्हीं सावधानियों का अनुपालन करना होगा जो इस बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक हैं। जैसे मास्क का प्रयोग करना, आपस में दूरी बनाए रखना। यदि किसी व्यक्ति में बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जो कि अब सभी को मालूम है कि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द, आंखों का लाल होना, डायरिया होना, नाक खुशबू नहीं मालूम पड़ना, खाने का स्वाद न पता चलना इत्यादि इत्यादि, इन सभी में कोई भी लक्षण मिले तो ये मान के चलिए कि ये कोरोना लक्षण है और ऐसे व्यक्ति को घर में अन्य सदस्यों से दूरी बना के रखना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर लॉकडाउन में आप अपने घरों में रहते हुए इनका अनुपालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन का फायदा। आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार लॉकडाउन बढ़ा रही है। कमाल है, जब यही हाई कोर्ट ने बोला था कि 5 शहरों में इमीडिएट लॉकडाउन लगा दीजिए क्योंकि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो सरकार नहीं मानी। सरकार हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और आज जबकि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फैल चुका है, लोगों की मौतें हो रही है, अफरा तफरी का माहौल है, तब सरकार जगी है। अब सरकार यहां लॉकडाउन बढ़ा रही है। तो सरकार के गलत फैसले की वजह से, सरकार की गलत नीति की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैल गया और यहां पे कोरोना से कई लोगों की मौतें हो गई। तो जो कोरोना संक्रमण से लोगों की मौतें हुई हैं, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मुझे लगता है इसकी की पूरी जिम्मेदारी जिन कोरोना काल में और कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। 6 मई सुबह 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले 4 मई सुबह 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया था, तो 2 दिन और लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ये बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। 6 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 2 दिन और आगे बढ़ाया गया है। और बातचीत करने के लिए उमाशंकर हमारे संवाददाता देवरिया से और देवेश त्यागी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं देवेश के पास। देवेश, बताइए सहारनपुर में किस तरीके से इस लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है और कितना इंप्लीमेंटेशन प्रशासनिक अमला करा पा रहा है? अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा, सहारनपुर में लॉकडाउन का असर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लगातार आवाजाही लगातार जारी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिले में पिछले 24 घंटे में 937 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं यहाँ पर, और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं जिले में कोरोना से 12 लोगों की मौत भी हुई है। और हेलो जी बोलिए देवेश, सुन रहे हैं हम आपको, कुल मिलाकर जिले में 247 मौत, हाँ, जिले में कुल मिलाकर अब तक 247 मौतें हो चुकी हैं और जिले में अभी भी 3932 लोग कोरोना पॉजिटिव एक्टिव हैं। और इसके बावजूद लोगों में डर भय कुछ नहीं है। लोग लगातार निकल रहे हैं, लगातार सड़कों पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है, लगातार कोई पैदल जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो लगातार लोग इसी प्रकार से निकल रहे हैं। यहाँ पे पुलिस का अमला एक भी, आप मैं घंटाघर, सहारनपुर के घंटाघर चौराहे पर हूँ, यहाँ पर कोई भी एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल देवेश, आप बने रहिए हमारे साथ। उमाशंकर के पास रुक करेंगे। उमाशंकर देवरिया से हमारे साथ हैं। उमाशंकर, जो सहारनपुर में जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या कुछ इसी तरह का हाल देवरिया में भी है या वाकई में लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर से अभी 2 दिन से लगातार देवरिया जनपद में मतगणना हो रही है, तो पुलिस की नरमी और जिला प्रशासन की नरमी तो दिखाई पड़ रही है। लोग जो मास्क लेके सड़कों पर तो निकल रहे हैं, लेकिन 2 गज की दूरी की जा रही है, उसको नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। हम एक आंकड़ा जो बताते चले, अब तक देवरिया जनपद में 131 कोरोना से मौत हुई है और यहीं 2500 से अधिक एक्टिव केस है। इसके अलावा 1,60,000 से अधिक लोगों को सैंपल टेस्ट कराया गया है। लेकिन इसके पहले अभी
आज कुछ समय पहले 2 घटनाएं हुई हैं जहां पे जिला अस्पताल में एक डॉक्टर को कुछ तीमरदारों ने पीट दिया है। वहीं सावित्री नर्सिंग होम जो कोविड के लिए ऑथराइज किया गया है, वहां पे एक मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजन जो है डेड बॉडी को लेकर वो सड़क को जाम कर दिए। अगर देखा जाए तो तीमरदारों का साफ तौर से कहना है कि जब वो जिला अस्पताल या सरकार द्वारा बताए गए हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि ऑक्सीजन नहीं है। सबसे विडंबना और हैरान करने वाली बात है कि जिला अस्पताल में न तो ऑक्सीमीटर है, न तो वेंटिलेटर है, न तो ऑक्सीजन है। डॉक्टर जब वहां पे संपर्क करते तीमरदार तो वहां से लगातार ये बातें कही जाती हैं कि बेड फुल हो गया है, आप किसी अन्य अस्पताल में जाएं। लेकिन जब तीमरदार और मरीज अन्य अस्पताल में जाते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल उमाशंकर, ये तस्वीर आप बता रहे हैं। नितिन गौतम हमारे साथ मथुरा से हैं। नितिन बताइए, वहां पर लॉकडाउन का कितनी सख्ती से पालन कराया जा रहा है और क्या तस्वीर अभी की है? अभी कितने केसेस वहां पर आए हैं? देखिए अनुपम, हम बात करें अपने कि कोविड-19 का, अगर मथुरा कान्हा की नगरी में कहर पूरी तरीके से बरपा हुआ है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जो कुछ राहत की खबर है, रोजाना 500 से ऊपर केस निकल कर आ रहे थे, लेकिन आज 400 के करीब केस निकल कर आए हैं। वहीं दुख की खबर यह है कि जो जिलाधिकारी है उनके जो रसोईया था उसकी मौत हो चुकी है। वहीं 4 दिन पहले उसकी पत्नी की भी मौत हुई थी। तो कोरोना जो है मथुरा जनपद में लगातार कहर बरपा रहा है। वहीं जो जिला पंचायत और जिला प्रधानों की जो काउंटिंग चल रही है वो भी लगातार जो इस संक्रमण को फैलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि 2 दिन होने आ रहे हैं और अभी तक के मतगणना जो है पूरी नहीं हुई है। मतगणना केंद्रों पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, समर्थक जुटे हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि संक्रमण एक तरफ मुख्यमंत्री जहां सख्ती बरते हुए हैं तो वहीं इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो लगातार जो कोरोना संक्रमण है उसको जो पैर पसारने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। जी हाँ नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ देवेश आपका और उमाशंकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो बता रहे थे ये टीम संवाददाता किस तरीके से वहां पर ग्राउंड जीरो पर स्थिति बनी हुई है। इधर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है और कोरोना को देखते हुए रोडवेज बसों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही चलाने का फैसला किया है। यूपी रोडवेज की इंटरस्टेट सर्विस को बंद करने का फैसला किया गया है। साथ ही हवाई यात्रियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसके तहत फ्लाइट पैसेंजर्स के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला कोविड की चेन को तोड़ने के लिए लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर यह बड़ा फैसला लिया है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए यहां पर यह फैसला लिया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार कम करने के लिए सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। वहीं आज आंकड़े में कोरोना के मामले कुछ कम हुए हैं। देश में 24 घंटे में 3,68,147 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में देश में कोरोना से 3,417 मरीजों की मौत हुई है और 24 घंटे में 3,732 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 30,983 नए मामले सामने आए हैं। और इधर बड़ी खबर है, शुरू नहीं हो सका है लखनऊ में डीआरडीओ का अस्पताल। डीआरडीओ ने बनाया है 500 बेड का अस्पताल। 2 मई से इसको शुरू किए जाने का वादा किया गया था। 30 अप्रैल को सीएम योगी ने भी यहां पर दौरा किया था। अस्पताल को अब तक नहीं मिली है ऑक्सीजन, 4 मई के बाद ही होगी ऑक्सीजन की सप्लाई, ये जानकारी यहां पर है। तो डीआरडीओ ने जो अस्पताल बनाया है वो अब तक शुरू नहीं हो पाया है, ये जानकारी आ रही है। लखनऊ से डीआरडीओ ने 500 बेड का अस्पताल तैयार किया है। ऑक्सीजन की तो पूरी मात्रा हम लोग मंगाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 700 मीट्रिक टन से ऊपर हम लोग मंगा चुके हैं। जहां तक आज की सूचना है से लगभग 800 मीट्रिक टन तक हम मंगा चुके हैं। और लगातार हमारे ऑक्सीजन की जो एलएमओ या जितना भी हमको लाने हैं, ये सभी मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जहाँ तक हमारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जो फीडर प्लांट्स हैं, उनको भी हम लोग ने देना शुरू कर दिया, जिससे वो रिफ़िल करके और लोग को भी दे सकते हैं। ये भी हमने व्यवस्था की है। जहाँ तक डीआरडीओ की प्लांट है उसके लिए विशेष करके उनने से काफ़ी संख्या में टनेज में मांगा है, वो उसकी व्यवस्था हो रही है और संभवतः वो आज हो जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से हालात लगातार बेकाबू होते चले जा रहे हैं। लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ के सांसद राजनाथ सिंह की पहल के बाद से डीआरडीओ की तरफ से ये 500 बेड का अस्पताल, अस्थायी अस्पताल बनाकर तैयार कर दिया गया 10 दिनों में। 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे और ये माना जा रहा था कि ट्रायल के बाद
2 मई से यहाँ पर एडमिशन्स मिलने शुरू हो जाएंगे कोरोना मरीजों को। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि चूंकि बेड तो बनकर तैयार है, हॉस्पिटल बनकर तैयार है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए अभी तक यहाँ पर एडमिशन मिलने शुरू नहीं हुए, रजिस्ट्रेशन होना भी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो इन्होंने ये बताया कि इनकी तरफ से 20 KL ऑक्सीजन की डिमांड की गई थी पर डे, लेकिन उस पर बात नहीं बन पाई और आज DRDO की तरफ से 10 KL ऑक्सीजन की डिमांड की गई, जिसको लेकर अभी बातचीत चल रही है। ये हॉस्पिटल शुरू होना था 2 मई से, लेकिन अभी कब से शुरू हो पाएगा, कब से यहाँ पे लोगों को एडमिशन मिलना शुरू हो पाएगा, यहाँ पर इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। ये बताइए भाई साहब, यहाँ पे एडमिशन मिलना कब से शुरू होगा? मैडम इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, अभी इसके बारे में हमें नहीं पता अभी। तो ये यहाँ पे ऑपरेटर हैं, लेकिन यहाँ पर इनको फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कब से ये शुरू हो जाएगा या कब से लोगों को एडमिशन मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ देखिए आप कि ये 500 बेड का हॉस्पिटल है अस्थाई, इसमें 150 वेंटिलेटर वाले बेड हैं, साथ ही 500 बेड जो ऐसे हैं और 500 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। और शायद इसीलिए जो डिमांड की गई है ऑक्सीजन की इस हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से, वो सरकार शायद उपलब्ध नहीं करवा पा रही है और इसीलिए ये माना गया कि अभी इसको शुरू होने में और समय लग सकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से जब हमने इस बारे में सवाल पूछा है तो उन्होंने ये बोला है कि हमारी बात चल रही है और हम जल्द से जल्द ये प्रयास कर रहे हैं, चूँकि इस समय अलग अलग हॉस्पिटल्स में डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। DRDO की तरफ से ये जो 500 बेड का हॉस्पिटल है, इसको लेकर जो डिमांड की गई है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम उस डिमांड को पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से लोगों को ये लग रहा था कि 2 मई से उन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा या एडमिशन मिलने शुरू हो जाएंगे, या जो लोग बेड की वजह से, बेड की कमी की वजह से दर दर भटक रहे हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, फिलहाल उन्हें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। अनामिका, सी न्यूज़ 18, लखनऊ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आर पार प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने यहां पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में हलचल मची हुई है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने इसको लेकर जो ट्वीट किया उसमें लिखा है कि बंगाल, पुडुचेरी, असम, केरल में हुई करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इन सभी PCC चीफ और प्रभारियों के साथ AICC के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल जी को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि राहुल जी द्वारा स्थापित नैतिक मूल्यों की रक्षा हो सके। तो चुनाव में हार और कांग्रेस में दो फाड़, ये यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं।